Good morning, students. This session is for class 8. We are studying chapter combustion and flame. Okay, so students, in previous classes we have completed about different types of combustion. Then we have completed about the flame and the structure of flame. Okay, in this session we are going to study what is fuel, fuel efficiency, and then the effect of the effect of use of fuels on our environment. Okay, so let's start with the topic, what is fuel. So you can see the point 6.6, what is fuel. So I am going to give you the definition of fuel, and then I will explain about fuel by using the text given in your NCERT book. Okay, so you can see here, recall the sources of heat energy for domestic and industrial purposes are mainly wood, charcoal, petrol, kerosene, etc. So स्टूडेंट, अगर हम लोग अपने को चेक करें तो हमें पता है कि हमारे पास डिफरेंट टाइप के जो एनर्जी सोर्स हैं, जिसका हम डोमेस्टिक लेवल पे या फिर इंडस्ट्रियल पर्पस में यूज़ करते हैं। उनमें वुड, चारकोल, पेट्रोल, केरोसिन और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, जैसे काऊ डंग हुआ। ठीक है, तो इन सभी का यूज़ करते हैं। इन सभी सब्सटेंसेस को ही हम लोग फ्यूल बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड फ्यूल। अब हम लोग चेक करने जा रहे हैं कि गुड फ्यूल होने के लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको पता है बहुत सारी चीज़ें जो हीट एनर्जी देती हैं, जो लाइट भी साथ में देती हैं, ठीक है, वो फ्यूल की कैटेगरी में हो सकती हैं। बट क्या वो सभी गुड फ्यूल हैं? कैसे हम बताएंगे कि कोई फ्यूल गुड फ्यूल है या नहीं है? तो उसके लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिसाइड किया है, और हम लोग चेक करते हैं कि एक गुड फ्यूल होने के लिए फ्यूल के अंदर कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गुड फ्यूल के लिए, अ गुड फ्यूल इज़ वन विच इज़ रेडली अवेलेबल। तो एक गुड फ्यूल वो है जो हमारे पास इजीली अवेलेबल हो, मतलब सभी को वो आसानी से उपलब्ध हो जाए। ठीक है, तो एक तो ये हो गया कि वो रेडली अवेलेबल हो। सेकंड, इट इज़ चीप। ये बहुत हाई कॉस्ट का नहीं होना चाहिए, जिससे कि सभी लोग इसको प्रॉपरली यूज़ कर पाएँ। ठीक है, और बजट से बाहर ना चला जाए। उसके बाद इट बर्न्स ईजली इन एयर एट मॉडरेट रेट। तो यहाँ पे देखिए थर्ड जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, वो है इट बर्न्स ईजली इन एयर, जो कि एयर में आसानी से जले, और मॉडरेट रेट में मीन्स कि एक मॉडरेट अमाउंट ऑफ हीट दे, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हीट दे जिससे कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट हो जाए। ठीक है, उसके बाद इट प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। ये हमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट दे जितनी हमें रिक्वायरमेंट है। इट डज़ नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस। और बर्निंग के बाद जब फ्यूल बर्न हो जाए तो उसके बाद कोई अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस नहीं बचे। तो यहाँ पे ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिख रहे हैं, ये गुड फ्यूल के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक बार फिर से हम रिवाइज कर देते हैं चीज़ों को। तो फर्स्ट है इट इज़ चीप, ये चीप होना चाहिए। इट बर्न्स ईजली इन एयर एट मॉडरेट रेट, ये एयर में मॉडरेट रेट से बर्न करे। इट प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, ये लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करे। इट डजन नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस, ये अपने पीछे कोई भी अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस नहीं छोड़े। ओके, सो देयर इज़ प्रोबेबली नो फ्यूल दैट कुड बी कंसीडर्ड एन आइडियल फ्यूल। तो अगर रियलिटी में देखें तो कोई भी ऐसा फ्यूल नहीं है जो इन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को सेटिस्फाई करता है। यहाँ पे इन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ पे कोई भी फ्यूल सेटिस्फाई नहीं करता है। ठीक है, अगर कोई इन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को सेटिस्फाई करे तो हम लोग उसको आइडियल फ्यूल बोल सकते हैं। ठीक है,
बट यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कोई भी जो है फ्यूल है वो यहाँ पे 100% उसको आइडियल नहीं बोल सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, देयर इज प्रोबेबली नो फ्यूल दैट कुड बी कंसीडर्ड एज एन आइडियल फ्यूल। सो यहाँ पे कोई भी ऐसा फ्यूल नहीं है जिसको आइडियल बोला जा सके। बट अब देखिए हम लोग आइडियल के आसपास जो है उसके बारे में बात करेंगे। सो वी शुड लुक फॉर अ फ्यूल विच फुलफिल्स मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट्स फॉर अ पर्टिकुलर यूज़। तो यहाँ पे हम लोग उस फ्यूल को ढूंढते हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फिट होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, वी शुड लुक फॉर अ फ्यूल विच फुलफिल्स मोस्ट ऑफ आर रिक्वायरमेंट। तो किसी पर्टिकुलर केस में हम लोग ऐसे फ्यूल को ढूंढ लेते हैं, या बोल सकते हैं ऐसे फ्यूल को यूज़ करते हैं जो हमारी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर दे। ठीक है, फ्यूल्स डिफर इन देयर कॉस्ट। तो सभी फ्यूल्स जो है हमारे पास हैं वो सभी अलग अलग कॉस्ट के अवेलेबल हैं, क्योंकि आपको पता है सभी फ्यूल की जो क्वालिटी है वो डिफरेंट है, तो उनके कॉस्ट भी अलग अलग होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं फ्यूल्स आर, और यू कैन से फ्यूल्स डिफर इन देयर कॉस्ट। सम फ्यूल्स आर चीपर दैन अदर्स। कुछ फ्यूल काफ़ी सस्ते होते हैं, कुछ काफ़ी कॉस्टली होते हैं। तो यहाँ पे सम फ्यूल्स आर चीपर दैन अदर्स। ठीक है, नाउ देयर इज़ अ वर्क for you. Make a list of fuels familiar to you. Group them as solid, liquid and gaseous fuel as in table 6.3. So students, I am sure that you are familiar with many fuels. Now you are given a task to complete a table on the basis of state of the fuels. Suppose you have seen some fuels which are in liquid state, so note their name in liquid state. Then some fuels are in gaseous state, so name their, group them in gaseous state. Okay, so prepare a table on the basis of state of the fuel. Now we are going to study the fuel efficiency. Okay, so let's see what is this. So before starting fuel efficiency, let's see the table 6.3. So you can see in table 6.3 types of fuels. So the solid fuel, you can see the example coal. Why coal? Because coal is in solid state at room temperature. So at room temperature it exists in solid state, so it is in this part of the table. Similarly, liquid fuels, you know, kerosene oil, other petrol, diesel, you can note down here. Similarly, gaseous fuels, natural gas, LPG, okay, then hydrogen, so you can note down these things here. Similarly for solid, wood, okay, so you can write these fuels. Okay, so you can prepare this table by your previous experiences of different types of fuels. Okay, so try to complete this table with maximum numbers of fuels in different states. Okay, so I hope you will be able to do this easily. Now we are going to study fuel efficiency. So what is the meaning of efficiency? So you must check the word meaning of this efficiency. Okay, so it will help you to understand. So efficiency term used to define the fuel, which one is better fuel. Okay, it means if efficiency is high, that fuel will give you more heat energy,
with same amount. Okay, so let's check. Suppose you were asked to boil a given quantity of water using cow dung. This one is a fuel. Then coal, this one is again a fuel. Then LPG, this one is again a fuel. So you can see here, suppose you were asked to boil a given quantity of water using cow dung, coal and LPG gas. Okay, which fuel would you prefer? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपको जो है वाटर बॉयल करने के लिए दिया गया है, ठीक है, एक गिवन क्वांटिटी दिया गया है। आप यूज़ कर सकते हैं काऊ डंग, आप यूज कर सकते हैं कोल, आप यूज कर सकते हैं एलपीजी। आप इनमें से कौन सा प्रीफर करेंगे? गिव योर रीज़न, अपना आंसर का रीज़न भी यहाँ पे बताना है। नाउ सी, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसका रीज़न क्या लिखेंगे। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि एलपीजी, क्योंकि उनके यहाँ पे एलपीजी सिलेंडर इजीली अवेलेबल है। कुछ लोग काऊ डंग भी बोलेंगे, अभी तो आपके पास अगर एलपीजी नहीं है आप काऊ डंग आंसर दे सकते हैं। कुछ लोगों के पास कोल अवेलेबल होगा तो वो बोल सकते हैं, ठीक है। बट अगर आपके पास ये तीनों अवेलेबल है, मतलब काऊ डंग भी है, कोल भी है और एलपीजी भी है, तीनों है, तो आप क्या बोलेंगे? तो आई एम डैम श्योर कि मैक्सिमम लोग एलपीजी ही बोलेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट भी देता है, इसको हैंडल करना इजी है और इससे पोल्यूशन भी नहीं होता है। तो ये रीज़न्स में आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप काऊ डंग या कोल यूज़ कर रहे हैं तो लिख सकते हैं, अगर काऊ डंग आप यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे काऊ डंग पोल्यूशन तो करेगा, बट ये चीप है, ठीक है, सस्ता है ये, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्यों यूज़ कर रहे हैं। कोल का यूज़ क्यों करेंगे आप, उसका रीज़न भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, यू मे टेक द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स, आप इन सभी के साथ हीट करके इसको बॉयल करने की कोशिश कर सकते हैं अपने पेरेंट के साथ। डू दीज थ्री फ्यूल्स प्रोड्यूसेस द सेम अमाउंट ऑफ हीट। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट बनता है वो ये है कि क्या ये सभी सेम अमाउंट ऑफ हीट देते हैं? अगर इनका सेम अमाउंट बर्न करे, यहाँ पे सेम अमाउंट के लिए बात हो रही है, तो डू दीज थ्री फ्यूल्स प्रोड्यूसेस द सेम अमाउंट ऑफ हीट। यहाँ पे देखिए इस लाइन में आपको क्लियर होगा, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबसन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपके पास कोई सब्सटेंस है, उसका 1 kg लेना है, उसका कंप्लीट कंबसन कराना है, कंप्लीट कंबसन कराने के बाद जितनी हीट एनर्जी रिलीज़ होगी उसी हीट एनर्जी को उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट दैट इज़ किलो जूल पर केजी। तो यहाँ पे जो कैलोरीफिक वैल्यू को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं, वो जो यूनिट है उस यूनिट को हम लोग बोलते हैं किलो जूल पर केजी, ठीक है। उस यूनिट को किलो जूल पर केजी बोलते हैं। तो यहाँ पे ये है किलो जूल पर केजी में इस इफ़िशियंसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही है। आगे चलते हैं, इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, डिटेल इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कॉल्ड द किलो जूल पर केजी, यही वो यूनिट है। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सम फ्यूल्स आर गिवन, तो कुछ फ्यूल्स की कैलोरीफिक वैल्यू यहाँ पे दिए गए हैं टेबल 6.4 में। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ डिफरेंट फ्यूल्स, तो क्या क्या है कैलोरीफिक वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ काऊ डंग, यहाँ पे काऊ डंग है, काऊ डंग केक 6000 से लेके 8000 किलो जूल पर केजी, यहाँ पे इसकी कैलोरीफिक वैल्यू है। वुड की जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो है 17000।
अब इसका मीनिंग है कि 1 kg वुड को बर्न करने पे आपको 17,000 किलो जूल हीट एनर्जी रिलीज होती है, मिलती है। ठीक है, कोल की अगर हम बात करें तो 1 kg कोल को बर्न करने पे आपको 25,000 किलो जूल हीट एनर्जी मिलती है। ऐसे ही पेट्रोल है, पेट्रोल को बर्न करने पे 1 kg की बात किया जा रहा है यहाँ पे सभी में, तो 1 kg पेट्रोल को अगर आप बर्न करते हैं तो आपको मिलता है 45,000 किलो जूल हीट एनर्जी। ऐसे ही केरोसिन की बात करें तो 45,000 किलो जूल ही एनर्जी मिल रही है। यहाँ पे आप देख रहे हैं इन दोनों की कैलोरीफिक वैल्यू लगभग सेम है। यहाँ पे डीजल के लिए भी सेम है। तो यहाँ पे पेट्रोल, केरोसिन और डीजल, ये जो 3 आपके फ्यूल दिख रहे हैं, ये 3 फ्यूल जो है लिक्विड स्टेट में होते हैं, पेट्रोल, केरोसिन और डीजल एट रूम टेम्परेचर। और ये आप देख रहे हैं कि इनकी कैलोरीफिक वैल्यू भी 45,000 किलो जूल पे फिक्स है। अब आते हैं, देखते हैं यहाँ पे मीथेन। मीथेन की जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो है 50,000। तो यहाँ पे देख रहे हैं 1 kg मीथेन को बर्न करने पे आपको 50,000 किलो जूल हीट एनर्जी मिलेगी। 1 kg LPG को बर्न करने से आपको मिलेगा 55,000। और बायोगैस अगर 1 kg बर्न करते हैं तो आपको मिलता है 35,000। ठीक है, से 40,000। हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो 1 kg हाइड्रोजन से मिलता है 1,50,000। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है फ्यूल और ये है कैलोरीफिक वैल्यू किलो जूल पर केजी में। काऊ डंग केक, तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे कम है इसकी कैलोरीफिक वैल्यू किलो जूल पर केजी में। वुड की अगर आप देखें तो उससे ज़्यादा है, 17 to 22,000 है। कोल 25,000 से 33,000 तक है। पेट्रोल 45,000 तक है। केरोसिन 45,000 है। डीजल 45,000, मीथेन 50,000, CNG 50,000, LPG 55,000, बायोगैस 35,000 to 40,000। यहाँ पे बायोगैस का यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये LPG से कम है, CNG से भी यहाँ पे एक कम दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन आप देख सकते हैं सबसे हाई कैलोरीफिक वैल्यू के साथ है। अब इसमें आप देख सकते हैं कौन कौन से ऐसे फ्यूल है जो गैसियस स्टेट में है। तो मीथेन से लेके हाइड्रोजन तक के सभी फ्यूल गैस हैं, ये गैसियस स्टेट वाले हैं। तो यहाँ से आप अपना वो टेबल जो 6.3 है वो भी फिल कर सकते हैं। ठीक है, ये गैस हैं। ये अगर पेट्रोल से लेके हम बात करें तो ये लिक्विड है, एल लिख देते हैं लिक्विड के लिए। ये 3 की अगर हम बात करें तो ये सॉलिड स्टेट में है। ठीक है, तो यहाँ से आप अपना टेबल भी फिल कर सकते हैं, टेबल 6.3। ओके, इस टेबल में, टेबल 6.4 में आप देख सकते हैं मैक्सिमम कैलोरीफिक वैल्यूज़ वाले जो फ्यूल्स हैं, हाइड्रोजन है, LPG है, बहुत ज़्यादा इनके। उसके बाद CNG और फिर यहाँ पे जो डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, ये सभी हैं। तो आप इसको याद कर सकते हैं। आप देख सकते हैं बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे फ्यूल को बर्न करने से क्या क्या हार्मफुल प्रोडक्ट जनरेट होते हैं और उनसे क्या क्या प्रॉब्लम्स स्टार्ट होती हैं उसके बारे में देख लेते हैं। सो द इंक्रीजिंग फ्यूल कंजम्पशन हैज़ हार्मफुल इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट। द कार्बन फ्यूल्स लाइक वुड, कोल, पेट्रोलियम रिलीज अनबर्न कार्बन। तो ये सभी अनबर्न कार्बन रिलीज करते हैं। अगर हम रिवाइज कर लें कुछ चीज़ों को जो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है तो वो इस बॉक्स में दिया है, उसको यहीं पे कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं फॉर सेंचुरीज वुड वाज यूज्ड एज अ
domestic and industrial fuel. But now it has been replaced by coal and other fuels like LPG. In many rural parts of our country, people still use wood as a fuel because of its easy availability and low cost. However, burning of wood gives a lot of smoke, which is very harmful for human beings. It causes respiratory problems. Also, trees provide us with useful substances which are lost when wood is used as a fuel. Moreover, cutting of trees leads to deforestation, which is quite harmful to environment as you learn in class 7. तो यहाँ पे ये देख रहे हैं ये पैराग्राफ, इस पैराग्राफ में आपको बताया जा रहा है कि वुड का जो यूज़ है वो सेंचुरीज से मतलब बहुत ईयर्स पहले से हम लोग एज ए डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल के फॉर्म में यूज़ करते चले आ रहे हैं. बट अभी जो ये वुड है इसकी जगह को हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं कुछ डिफरेंट फ्यूल से, जैसे कोल या फिर एलपीजी, सीएनजी भी बोल सकते हैं आप, और भी हमारे पास फ्यूल हैं उनसे इसको रिप्लेस कर रहे हैं. लेकिन बहुत सारी जगह पे अब भी वुड का ही यूज़ करते हैं क्योंकि ये हर जगह ईजिली अवेलेबल है और इसकी कॉस्ट भी लो होती है. बट प्रॉब्लम्स क्या हैं? तो जब वुड को बर्न करते हैं तो इसमें लार्ज अमाउंट में स्मोक बनता है, स्मोक जनरेट होता है जो कि ह्यूमन बीइंग्स के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है और ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी जनरेट करता है. और ट्री वुड को एज ए फ्यूल यूज़ करने के लिए ट्रीज़ को काटना होता है, जिसकी वजह से उस ट्री से और जो यूज़फुल प्रोडक्ट हमें मिल सकते थे वो सब नहीं मिल पाते हैं और इससे डिफॉरेस्टेशन होता है, जिससे और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स इन्वायरमेंट में जनरेट होती हैं. तो आई होप कि आपको ये पैराग्राफ समझ में आ रहा है. ठीक है, अब आगे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं. सो अनबर्न कार्बन पार्टिकल जनरेट होते हैं. ठीक है, दीज फाइन पार्टिकल्स आर डेंजरस पॉल्यूटेंट एंड कॉजिंग रेस्पिरेटरी डिजीज सच एज अस्थमा. तो बहुत सारे फ्यूल को जलाने से क्या होता है कि कार्बन के पार्टिकल उससे रिलीज होते हैं जो कि बहुत ही डेंजरस होते हैं और ये इन्वायरमेंट में पोल्यूशन करते हैं और रेस्पिरेटरी डिजीज़ जनरेट करते हैं या कॉज करते हैं, जैसे अस्थमा. Incomplete combustion of these fuels gives carbon monoxide. It is a very poisonous gas. It is dangerous to burn coal in closed room. The carbon monoxide gas produced can kill person sleeping in that room. तो यहाँ पे देख सकते हैं इनकम्प्लीट कम्बसन मतलब कि जहाँ पे किसी फ्यूल को बर्न करते हैं और ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो बहुत कम है, तो वहाँ पे जो कम्बसन होता है वो इनकम्प्लीट कम्बसन होता है. अगर कार्बन की ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी अप्रोप्रिएट अमाउंट में है तो वहाँ पे जो कम्बसन होता है वो कंप्लीट होता है. बट अगर ऑक्सीजन अप्रोप्रिएट अमाउंट में नहीं है तो वहाँ पे इनकम्प्लीट कम्बसन होता है और इनकम्प्लीट कम्बसन होने से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है जो कि बहुत ही पॉइजनस होती है. और अगर उसके आसपास कोई पर्सन वहाँ पे सोया हुआ है या फिर वो कुछ कर रहा है तो वहाँ बहुत ही हार्मफुल इफ़ेक्ट होते हैं, कई बार पर्सन की डेथ भी हो सकती है. तो यहाँ पे देख सकते हैं ओ सो दैट इज़ वाई वी आर एडवाइज नेवर टू स्लीप इन अ रूम विद बर्निंग और स्मॉल्डरिंग कोल फायर इन इट. तो किसी भी ऐसे कमरे में नहीं सोना चाहिए जहाँ पे कोयला मतलब कोल जलाया जा रहा हो. ठीक है, क्योंकि वहाँ पे अगर प्रॉब्लम्स या बहुत सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट हो सकते हैं हेल्थ से रिलेटेड. थर्ड पॉइंट देखते हैं. Combustion of most fuel release carbon dioxide in the environment. Increased concentration of carbon dioxide in air it believed to cause global warming. तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे फ्यूल्स का कंबसन कराने से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं वो इन्वायरमेंट में उसका अमाउंट बढ़ जाता है और जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है.
अब ग्लोबल वार्मिंग क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ग्लोबल वार्मिंग इज द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। दिस रिजल्ट अमंग द अदर थिंग्स इन द मेल्टिंग ऑफ पोलर ग्लेशियर्स। तो यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग क्या है, पूरे जो अर्थ है उसका टेम्परेचर बढ़ने से, मतलब अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसका एटमॉस्फेयर बढ़ने से रिलेटेड है। इससे क्या होगा, मेल्टिंग ऑफ पोलर ग्लेशियर्स, इससे पोलर ग्लेशियर्स मेल्ट करते हैं, विच लीड टू राइज इन द सी लेवल, जिससे कि सी का लेवल इंक्रीज करेगा, कॉजिंग फ्लड्स इन कोस्टल एरियाज। तो कोस्टल एरिया जो भी सी के आसपास के एरियाज हैं वहाँ पे फ्लड की प्रॉब्लम हो सकती है। लो लाइंग कोस्टल एरियाज में इवन भी परमानेंटली सबमर्ज्ड अंडर वाटर, और जो लो लाइंग कोस्टल एरियाज हैं वो परमानेंटली वाटर के अंदर सबमर्ज भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये ग्लोबल वार्मिंग के हार्मफुल इफेक्ट फ्यूचर में हो सकते हैं। यहाँ पे फोर्थ पॉइंट है, बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड। इट इज़ एन एक्सट्रीमली सफोकेटिंग एंड कोरोसिव गैस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब हम लोग कोल और डीजल बर्न करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है जो कि एक्सट्रीमली सफोकेटिंग है, कोरोसिव गैस होती है। मोreover पेट्रोल इंजन गिव ऑफ गैसेस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। बहुत सारे जो पेट्रोल इंजन होते हैं वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स भी प्रोड्यूस करते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर नाइट्रोजन डिजॉल्व इन रेन वाटर। अब ये जो ऑक्साइड्स हैं सल्फर और वाटर के, ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहते हैं, और जब बारिश होती है तो ये वाटर में डिज़ोल्व कर लेते हैं खुद को, मतलब ये अपने को ही वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, वाटर में घुल जाते हैं, और जिससे डिफरेंट टाइप की एसिड बनती है एटमॉस्फेयर में ही, और जब वो नीचे गिरती है तो जो एसिड के फॉर्म में, वाटर एक्चुअल में एसिड के फॉर्म में होता है, तो उसी को एसिड रेन बोलते हैं। इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर क्रॉप्स, बिल्डिंग्स एंड सॉइल। ये क्या होती है, हमारे क्रॉप, हमारे बिल्डिंग और हमारे सॉइल के लिए बहुत ही हार्मफुल होती है, जिसके बारे में हमने क्लास 7th में भी पढ़ा है, यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं। द यूज़ ऑफ डीजल एंड पेट्रोल एज अ फ्यूल इन ऑटोमोबाइल इज being replaced by CNG because CNG produces the harmful product in very small amount। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब हम लोग डीजल और पेट्रोल को CNG कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस से रिप्लेस कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि CNG से जो हमारे हार्मफुल प्रोडक्ट होते हैं आफ्टर कंबसन वो बहुत ही कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू डीजल एंड पेट्रोल। तो इसीलिए CNG को क्लीनर फ्यूल भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, वाई CNG इज़ नोन एज क्लीनर फ्यूल। तो क्योंकि इससे जो हमारे जो अनवांटेड या फिर जो हार्मफुल प्रोडक्ट है वो बहुत ही कम अमाउंट में निकलते हैं। तो ये है इस चैप्टर का थियोरेटिकल कम्प्लीटली एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको चीज़ें सारी समझ में आ गई होंगी। हमने इस चैप्टर को PPT की हेल्प से भी कंप्लीट किया था, यहाँ पे हमने NCERT से कंप्लीट किया। अब आपको यहाँ पे कीवर्ड दिख रहे हैं, इन कीवर्ड्स को आप चाहें तो रिवाइज कर सकते हैं। जैसे आपको एसिड रेन अभी एक्सप्लेन किया गया, कैलोरीफिक वैल्यू बताया गया, कंबसन क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन आप जानते हैं, जो हमारे ट्री है उनको कट कर देते हैं जिससे उनका नंबर डिक्रीज़ होने लगता है। एक्सप्लोजन क्या है, तो आपको डिफरेंट टाइप के कंबसन पढ़ाए गए हैं, उसमें एक्सप्लोजन है, फ्लेम और उसके डिफरेंट जो पार्ट्स है डिफरेंट वो पढ़ाए गए हैं। फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है डिटेल में बताया गया है। फ्यूल एफिशिएंसी अभी भी एक्सप्लेन किया गया। ग्लोबल वार्मिंग क्या है बताया गया अभी। आइडियल फ्यूल के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ये भी आपको बताया गया है। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है, मिनिमम टेम्परेचर जिस पे कोई सब्सटेंस फायर को कैच करता है, ठीक है। तो यहाँ पे इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, तो ऐसे सब्सटेंसेस जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही लो होता है और वो आफ्टर बर्निंग हाई अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जनरेट करते हैं, वो इनफ्लेमेबल सब्सटेंस होते हैं। तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें डिस्कस कर दिया गया है। यहाँ पे इधर आप देख सकते हैं कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपने क्या क्या सीखा। तो इसको आप पढ़ेंगे और चेक करेंगे क्या ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। कोई भी डाउट के लिए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप ऑनलाइन सेशंस जो ज्वाइन करते हैं वहाँ पे अपने प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया है।
स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।